Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 3 of chapter number 19 excretory product and their elimination. Up to the last session हमने डिस्कस किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, नेफ्रॉन की टाइप्स क्या क्या है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है. सो यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए मेन अलग अलग 3 प्रोसेस से उसको पास आउट होना पड़ेगा. Number 1 glomerular filtration, number 2 selective reabsorption and number 3 tubular secretion. तो ये नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में होने वाली 3 प्रोसेस, तीनों प्रोसेस ये आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है. तो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, सेकेंड प्रोसेस होगा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन. ये तीनों प्रोसेस नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट के अंदर होगा. अब आपको मैं पहले सर्कुलेशन बता देता हूँ कि भाई हार्ट से डॉर्सल ऑर्टा के थ्रू किडनी के अंदर ब्लड रेनल आर्टरी लाता है. अब रेनल आर्टरी एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड किसको भेजेगा? ग्लोमेरुलस को. अब ब्लड का काम आपको पता है कि नाइट्रोजिनस वेस्टेज जो भी होगा वो निकाल देगा और प्योर ब्लड किसको दे दिया जाता है? ईफेरेंट आर्टेरियोल. अब ये ईफेरेंट आर्टेरियोल वो ब्लड को वासा रेक्टा के थ्रू, वहाँ से किडनी से बाहर निकलने वाला रेनल वेन, इंफीरियर वेना केवा और फाइनली वो ब्लड कहाँ पे पहुँच जाता है? हार्ट के अंदर. तो जितना भी वेस्टेज मटेरियल है ना वो ये जगह पे कलेक्ट होगा. तो वो जगह पे कलेक्ट होने वाला मटेरियल किस तरह से आगे बढ़ता है हमें ये पॉइंट के अंदर डिस्कस करना है. तो सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सो फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस, जिसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट. दोनों किडनी के थ्रू 1 मिनट में इतना ब्लड फिल्टर्ड होता है, which is constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. अब आपको मैंने चैप्टर नंबर 18 के अंदर बताया था कि अप्रोक्सीमेट ब्लड 5000 ml 1 मिनट में एक वेंट्रिकल के थ्रू बाहर निकलता है. तो 5000 ml का 5th पार्ट है ये 1100 to 1200 ml. तो पर मिनट इतना ब्लड दोनों किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है. सो जब भी ये फिल्ट्रेशन की बात आती है तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कोजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स. अब आप डायग्राम ध्यान से देखो तो आर्टरी का जो डायमीटर है उससे थोड़ा सा कम डायमीटर किसका है? एफेरेंट आर्टेरियोल का. उससे भी कम डायमीटर आपको दिख रहा है ग्लोमेरुलस की ट्यूब्स का, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का. तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ेगा. फ्लो तो ब्लड का वो ही आ रहा है पर प्रेशर बढ़ेगा. और दूसरा कैरेक्टर आपको पता है कि कैपिलरी के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं. तो बढ़े हुए प्रेशर के थ्रू कुछ मटेरियल्स ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं. पर फिल्ट्रेशन करने के लिए उसको 3 अलग अलग मेम्ब्रेन से पास होना पड़ता है. एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल. ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड वेसल है उसका मेम्ब्रेन एंडोथेलियम. दूसरा है एपिथेलियम ऑफ बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम. और तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर्स. तो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल का एक एंडोथेलियम लेयर होगा, बॉमेंस कैप्सूल का एक एपिथेलियम होगा और इन दोनों के बीच में अरेंज्ड बेसमेंट लेयर्स होगा. तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम के अंदर कंसिडर कर सकते हैं कि भाई चलो ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा. 3 लेयर्स के थ्रू ये ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा. ओके. अब बॉमेंस कैप्सूल का जो एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बॉमेंस कैप्सूल called as a podocyte are arranged in a intricate
कॉम्प्लिकेटेड मैनर में वो अरेंज होते हैं, सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस इज कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर। कैसे वो अरेंज होते हैं, लिसन। तो ये दो पोडोसाइट है, चलो ये पोडोसाइट के 3 सेल है, तीनों सेल के बीच में अगर आप देखोगे तो माइन्यूट गैप आपको दिख रहा, तो ये गैप को स्लिट पोर या तो बोल सकते हैं फिल्टरेशन स्लिट। तो जो भी ब्लड फिल्टर्ड हुआ है, ये ब्लड तो कौन कौन से लेयर से फिल्टर हो करके, तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो चलो यहाँ पे ये सब ब्लड फिल्टर हो करके ये रीजन के अंदर आएगा, यहाँ से ब्लड फिल्टर हो करके ये रीजन के अंदर आएगा। तो ब्लड तो फिल्टर हो करके चलो चला गया है, पर जो भी वेस्टेज मटेरियल है वो ये सब रीजन के अंदर आएगा, क्योंकि ब्लड तो आपको मैंने बताया फिल्टर हो करके इफेरेंट आर्टरियोल से हार्ट में चला गया। तो ये फिल्ट्रेशन जब ब्लड का हो रहा होता है तो जितना भी वेस्टेज मटेरियल बाहर निकलेगा वो वेस्टेज मटेरियल आगे जाकर के यूरिन में कन्वर्ट होने वाला है। सो ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन्स के थ्रू ब्लड जब फिल्टर्ड होता है that almost all the constituent of plasma except the protein pass on to the lumen of Bowman's capsule। तो ब्लड जब फिल्टर होता है तो जो सब्सटेंसेस को बाहर रिमूव करता है उसका कंसंट्रेशन लगभग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपको पता है लार्जर होते हैं, इसलिए वो कैपिलरी की पोर से बाहर नहीं आ पाते। तो ये जितना भी सब्सटेंसेस कलेक्ट होगा वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, तो उनका कलेक्शन होता है ये बॉमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में। तो ये आप दिखा सकते हो ल्यूमेन ऑफ बॉमेन्स कैप्सूल। चलो, तो बॉमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में जो भी सब्सटेंसेस ब्लड को फिल्टर करने के बाद कलेक्ट होता है उसे बोला जाता है फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट आगे जाकर के यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो इसकी वजह से ये प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? क्योंकि मैक्सिमम अंडर प्रेशर में ये प्रोसेस होती है। तो जो सब्सटेंस बॉमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में कलेक्ट हुआ है उसे बोला जाता है फिल्ट्रेट। सो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट विच आर फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट, कि भाई 1 मिनट में दोनों किडनी के थ्रू कलेक्ट होने वाले फिल्ट्रेट के अमाउंट को बोला जाता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। और किसी भी हेल्दी पर्सन का, हेल्दी इंडिविजुअल का GFR कितना होता है? 125 ml पर मिनट। 1 घंटे का अगर आप काउंट करो और पूरे दिन का अगर आप काउंट करो तो आपको वो कितना मिलेगा? 180 लीटर पर डे। इन शॉर्ट, यहाँ पे कलेक्ट होने वाला जो भी फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट पूरे दिन का 180 लीटर पर डे। क्योंकि इतना ब्लड कंटिन्यूअसली प्योर होकर के वेस्टेज मटेरियल को बॉमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन के अंदर डाला जा रहा है। ओके, अब कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो 125 ml पर मिनट का GFR है वो GFR की रेट कभी कम हो गई तो kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate। क्योंकि ये GFR 125 ml पर मिनट से कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि वो एबनॉर्मलिटी में कंसिडर किया जाएगा। GFR को रेगुलेट करने के लिए दोनों किडनीज के पास खुद का एक मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म का नाम है JGE, जुक्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। ओके, ये जुक्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस एक सेंसिटिव रीजन है फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन। सेल के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ होगा, कहाँ पे? तो नेफ्रॉन का DCT एंड एफेरेंट आर्टेरियल। जुक्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस एक सेंसिटिव रीजन है जो सेलुलर मॉडिफिकेशन के थ्रू बनता है। कहाँ पे? इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड एफेरेंट आर्टेरियोल्स एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टेक्ट।
तो एफेरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी दोनों का कांटेक्ट जहां पे होता है वहां पे सेल का मॉडिफिकेशन हो करके एक एपैरेटस बनता है जिसका नाम है जुक्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। समझ लो ऐसा हुआ कि फॉल इन जीएफआर, जीएफआर अगर कम हो गया तो जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगे, जुक्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट होंगे विच रिलीज वन सब्सटेंस और उसका नाम है रेनिन। अब ये रेनिन जो है वो आगे जाकर के बहुत सारे सब्सटेंसेस जनरेट करेगा, जैसे कि एंजियोटेंसिन 1 है, एंजियोटेंसिन 2 है, और ये सभी सब्सटेंसेस का काम है ब्लड वेसल्स की डायमीटर को थोड़ा सा कम करेगा। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ब्लड वेसल का डायमीटर अगर कम होगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और ब्लड का फ्लो जैसे बढ़ेगा वैसे जीएफआर कौन से स्टेज में आ जाएगा, नॉर्मल स्टेज में। तो जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए किडनी के खुद के पास ये मैकेनिज्म अवेलेबल होता है। तो पहला स्टेप था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अल्टीमेटली ये डायग्राम के अंदर सभी फिल्ट्रेट अब कहाँ पे आ चुका है, ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर, जो स्टेप का नाम है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। अब आपको मैंने बताया ना 180 लीटर पर डे, 1 मिनट का 125 ml, तो 180 लीटर पर डे इतना ब्लड तो बॉडी में होता ही नहीं। बट अगर आप बोलो कि भाई सर चलो 180 लीटर पर डे, तो यूरिन तो अप्रोक्सीमेटली खाली 1.5 लीटर ही सिक्रीट होता है। तो इसका मतलब है यहां से वो अराइज हुआ पर बॉडी से वो नहीं निकला है, तो बाकी का सब्सटेंस कहाँ जाएगा, तो वो सब्सटेंसेस का मैक्सिमम अमाउंट में फिर से क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो सेकंड पॉइंट है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, a comparison of volume of filtrate formed per day 180 liter per day है with that of the urine released only 1.5 liter। तो बाकी का जो 99% फिल्ट्रेट जो है हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स, क्योंकि वो फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी के लिए काम के हैं। तो 99% सब्सटेंसेस रेनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, एंड ये प्रोसेस का नाम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का डायग्राम अगर आप देखो तो सब्सटेंसेस जो भी फिल्ट्रेट के अंदर है वो फिल्ट्रेट से सब्सटेंसेस फिर से कहाँ पे चले जाएंगे, तो कभी इफेरेंट आर्टेरियल या तो वासा रेक्टा के अंदर, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए सब्सटेंसेस कैसे हैं, काम के। जब ये फिल्ट्रेट नीचे की ओर आ रहा होता है तब ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू 99% सब्सटेंसेस मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है डिपेंड है उनके कंसंट्रेशन के ऊपर। सो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम होगा तो वो पैसिव, और अगर कम है वहाँ से ज़्यादा की ओर तो वो एक्टिव। वो डिपेंड है पर्टिकुलर सब्सटेंस के कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल्स दिए हुए हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोडियम जैसे सब्सटेंसेस जो फिल्ट्रेट में है आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन चलो समझ लो फिल्ट्रेट के अंदर कम है, whereas the nitrogenous wastage are absorbed by passive transport, क्योंकि नाइट्रोजिनस वेस्टेज मटेरियल का कंसंट्रेशन कैसा है, ऑब्वियसली फिल्टर के अंदर ज़्यादा है, तो वो फिल्ट्रेट में से पैसिव ट्रांसपोर्ट से हम लोग रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं। इवन वाटर की बात करो, सो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का इनिशियल सेगमेंट मतलब आपको समझना है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, तो ये आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है। तो नेफ्रॉन का इनिशियल रीजन आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और उसके अंदर आपको एब्जॉर्प्शन दिखाया हुआ है मैक्सिमम वाटर का, पैसिवली HCO3 माइनस, NaCl, न्यूट्रिएंट K+। तो ये एरो है मतलब होगा उसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये सभी सब्सटेंसेस हम लोग किसको देने वाले हैं, वासा रेक्टा को। तो सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट हुआ और वो प्रोसेस का नाम था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो पहला प्रोसेस डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया कि भाई ल्यूमेन में कलेक्ट हुआ, दूसरा भी स्टेप हो गया, चलो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन।
चलो, अब सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं वो और भी आगे की ओर बढ़ेंगे और उनको स्टेप परफॉर्म करना है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब जितने काम के सब्सटेंसेस थे वो सभी तो आपने रीअब्जॉर्ब कर लिए, पर जब यहाँ से यूरिन रिलीज होने वाला तो वो यूरिन का बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक पीएच मेंटेन करना पड़ता है, या तो वही पीएच में वो यूरिन को हमें बॉडी से रिमूव करना है, देन कंपल्सरीली हमें वो यूरिन का पीएच आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस अब ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐड करने के लिए मैं सिंबल आपको ये दे रहा हूँ कि ये डायरेक्शन आपको क्या दिखाएगा कि हम लोग अभी कुछ सब्सटेंसेस उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सब्सटेंसेस ऐड करने के लिए जो थर्ड स्टेप है वो स्टेप का नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूब के जो भी सेल्स होते हैं विच सिक्रेट सब्सटेंसेस लाइक H+, K+, एमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट के अंदर H+, K+ या तो एमोनिया जैसे सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है। क्यों? ताकि उसके अंदर का जो आयनिक बैलेंस है, पीएच है, वो स्पेसिफिकली मेंटेन कर सके। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, बिकॉज एज इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। इन शॉर्ट, यूरिन का जो पीएच है वो मेंटेन करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कंसिडर किया जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब आपको पहले ही मैंने बताया था कि ये फिल्ट्रेट जो है पहले पीसीटी में जाएगा, हैंडलेस लूप में जाएगा, वहां से डीसीटी के अंदर जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ये डायग्राम देखो तो आपको पता चलेगा कि पीसीटी से आएगा, हैंडलेस लूप का डिसेंडिंग लिम्ब, वहां से असेंडिंग लिम्ब, वहां से डीसीटी, वहां से कलेक्टिंग डक्ट। तो जैसे ही ये पीसीटी से हैंडलेस लूप के अंदर जाता है तो मैक्सिमम वाटर उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऑब्वियसली डिसेंडिंग लिम्ब या तो असेंडिंग लिम्ब के अंदर देखो तो कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा। सो फिल्ट्रेट आर प्रोसेसिंग फ्रॉम पीसीटी, इट बिकम मोर कंसंट्रेटेड इन दी हैंडलेस लूप। सो ऐसा माना जाता है कि जितनी हैंडलेस लूप की लेंथ ज्यादा होगी उतना यूरिन का कंसंट्रेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब मेजोरिटी कंडीशन में ट्यूबुलर सिक्रीशंस नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट के अंदर होता। तो ऐसे सब्सटेंसेस उसके अंदर सिक्रीट किए जाते हैं, किसके अंदर, इन दी कैविटी ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब नेफ्रॉन की ट्यूब्स और कुछ नहीं। तो नेफ्रॉन की ट्यूब्स के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस डाले जाते हैं विच हैव नॉट बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ग्लोमेरुलस। शायद ग्लोमेरुलस के थ्रू वो सब्सटेंसेस उसके अंदर नहीं गए हैं और एक्चुअल में पीएच या तो आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए उनकी जरूरत है। तो ऐसे सब्सटेंसेस ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू वो फिल्ट्रेट के अंदर डाले जाते हैं, जैसे कि एमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोजन आयंस हो सकता है, मेडिसिनल ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन्स हो सकता है। तो ये सभी सब्सटेंसेस को ट्यूबुलर सिक्रीशन नाम के स्टेप से फिल्ट्रेट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये आप देख सकते हो K+, H+, एमोनिया, मेडिसिनल ड्रग्स, वो सब हम लोगों को ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू पीएच मेंटेन करने के लिए फिल्ट्रेट के अंदर ये सभी सब्सटेंसेस को ऐड करना है। सो फाइनली यूरिन is prepared which is flows into the collecting duct। अब अगर आप डायग्राम देखोगे तो फाइनली जो भी यूरिन बना है वो यूरिन ये रास्ते से पूरा कहाँ पे कलेक्ट होगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो यूरिन फॉर्म हुआ है, इवन ये डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ से लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होगा और ये यूरिन को अब हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू बॉडी से रिमूव किया जाता है। सो फाइनली कंसंट्रेटेड यूरिन इज एम्प्टी इनटू द रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस से आपका पूरा रूट पता है कि रेनल पेल्विस से क्या था, यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ से यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा से आउटसाइड ऑफ द body। So this all are related with the urine formation और उनके 3 basic steps: glomerular filtration, selective reabsorption and tubular secretion। Thank you very much। जय हिंद।